देखिए, कल हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा था, आज डिफरेंट क्लास है, सेंटेंस के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, सेंटेंस के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले उसके पार्ट्स के बारे में जानना है। जैसे हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ गोइंग टू द मार्केट, देन इसमें सभी वर्ड्स है, डिफरेंट वर्ड्स है ना। ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में हैं। जैसे ये प्रोनाउन में है, ये दोनों वर्ब में हैं, और ये नाउन में है। तो इसी तरीके से डिफरेंट वर्ड्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में है ना। अब ये जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में हैं वो किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो समझिएगा, एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। पहला हिस्सा क्या कहलाता है? पहला पार्ट क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। और दूसरा पार्ट क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर ही पूरा सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, मैंने कल भी आपको समझाया था कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है जी? सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, जो एक्शन का परफॉर्मेंस करता है ना, जो एक्शन का परफॉर्मेंस करता है उसी को हम क्या कहते हैं? डूअर यानी सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जो एक्शन का परफॉर्मेंस करता है उसे क्या कहते हैं? डूअर यानी सब्जेक्ट कहते हैं। और जिस पर परफॉर्मेंस होता है यानी उस काम का असर जिस पर पड़ता है, उस एक्शन का असर जिस पर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं जी? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिसीवर। ओके, तो समझिएगा, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट किन किन को मिलाकर बनता है? प्रेडिकेट वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को मिलाकर बनता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में समझाऊंगा क्या होता है। वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को मिलाकर प्रेडिकेट बनता है, यानी जहां से वर्ब स्टार्ट हो जाए वहां से प्रेडिकेट का हिस्सा शुरू हो जाता है। अब अगर इस सेंटेंस की बात करते हैं तो यहां से वर्ब स्टार्ट हो गया है, इज हेल्पिंग वर्ब होता है, इज से वर्ब स्टार्ट हो गया। अब इस वर्ब से लेकर इस एंड तक ये पूरा का पूरा क्या कहला जाएगा? प्रेडिकेट कहला जाएगा। ठीक है, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। और ये जो छोटा सा हिस्सा बच गया है इसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, इस वाले हिस्से को सब्जेक्ट कहेंगे। भले अकेले है तो क्या है, लेकिन ये सब्जेक्ट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से तो वर्ब स्टार्ट हो गया और वर्ब से तो प्रेडिकेट स्टार्ट हो जाता है ना जी। तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट का पार्ट हो जाएगा। हालांकि सब्जेक्ट में भी दो वर्ड्स हो सकते हैं, दो से अधिक भी वर्ड्स हो सकते हैं, जिनको हमने क्वालिफायर और हेडवर्ड के तौर पर बांट रखा है। यानी सब्जेक्ट के भी दो हिस्से किए जा सकते हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड के रूप में। ठीक है, इतना आप समझ गए ना जी। ये पहले एक छोटा सा फिगर बनाइए, उसके बाद मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हम बात करते हैं सेंटेंस की। जैसा मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में दो पार्ट हो गए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट हो गए। अब सब्जेक्ट के भी दो हिस्से हमने कर लिए, क्वालिफायर और हेडवर्ड में, और प्रेडिकेट के तीन हिस्से हो गए हमारे। कौन कौन से? वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब क्वालिफायर और हेडवर्ड में आप फर्क समझिएगा कि क्वालिफायर किसे कहते हैं और हेडवर्ड किसे कहते हैं। तो समझिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, माय फादर is working hard to earn money। देखिए, यहां पे वर्ब यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा पूरा का पूरा हिस्सा क्या हो गया जी? प्रेडिकेट हो गया।
इतना समझ के अभी हम सब्जेक्ट को समझने वाले हैं, तो इसीलिए हम प्रेडिकेट में ज़्यादा वो नहीं करना है कि इसके क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं, हमें बस अभी सब्जेक्ट के बारे में ध्यान देना है। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब देखिए इसमें दो हिस्से हैं, ठीक, दो हिस्से हैं, कौन कौन सा, एक ये माई और एक फादर। तो देखिए मेन जो पर्सन को आइडेंटिफाई कर रहा है वो कौन है, फादर है कि पिताजी। अगर ये ना होता, ये वर्ड ना होता, तो हम पता नहीं कर पाते किस इंसान की बात हो रही है, भाई की, बहन की, पिता की, किसकी बात हो रही है, हमें क्लियर नहीं होता, कंफर्म नहीं होता। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हेड वर्ड कहते हैं। हेड वर्ड यानी इन्हीं के हिसाब से ये वर्ब आएगा, इसी वर्ड के हिसाब से ये वर्ब आएगा, और इसे कहते हैं क्या, क्वालिफायर। क्वालिफायर मतलब जो क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई क्या कर रहा है जी, ये बता रहा है कि ये फादर कौन है, ये कौन है। तो इनको क्वालिफाई करने के लिए, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये आ रहा है, ठीक है। यानी ये जो हैं वो मेरे पिता हैं, ये पिता तो हैं लेकिन किसके, मेरे। तो ये कौन क्वालिफाई कर रहा है, माई कर रहा है, ठीक है, इसीलिए माई को क्वालिफायर कहते हैं। और माई इसमें से क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है जी। अगर एडजेक्टिव आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई आता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वालिफायर और हेडवर्ड समझ गए आप लोग, ठीक, क्लियर है, कोई डाउट है नहीं। क्वालिफायर में तीन पार्ट्स होते हैं, डिटरमिनर्स होता है, इसको क्या पढ़ते हैं, डिटरमिनर्स पढ़ते हैं, एडजेक्टिव्स पढ़ते हैं और एडजेक्टिवल फ्रेजेस, ठीक है। तो जो डिटरमिनर्स होते हैं उसमें आपको ये भी आता है, एडजेक्टिव्स भी आते हैं। देखिए एडजेक्टिव और डिटरमिनर्स में थोड़ा सा फर्क है, बहुत छोटा सा फर्क है। हालांकि आज के लोग फर्क कोई देखता भी नहीं है, लेकिन बहुत छोटा सा फर्क ये है कि ये जब सब्जेक्ट की तरीके से आते हैं, जब सब्जेक्ट की तरीके से आते हैं, सब्जेक्ट का हेडवर्ड बन के आते हैं, तो ये डिटरमिनर्स हो जाते हैं। और अगर ये प्रेडिकेट में आते हैं तो ये एडजेक्टिव के रूप में आते हैं। समझ गए बात को। तो बस इतना सा अंतर होता है, बस इतना सा डिफरेंस होता है, और इसी को लोग नहीं समझते हैं। और यहाँ भी वो एडजेक्टिव कहते हैं, यहाँ भी एडजेक्टिव कहते हैं, हर जगह एडजेक्टिव कहते हैं, और पढ़ाया भी जाता है। ऐसा नहीं है कि डिटरमिनर अलग से पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, छोटे बच्चों को डिटरमिनर्स नहीं बस समझाया जाता है, सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया जाता है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी समझने की क्षमता उनमें नहीं है, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी उनमें नहीं है कि वो डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव की इन बारीकियों को समझ सकें, ठीक है। तो उनके माइंड पे लोड ना डालने के लिए ऐसा किया जाता है। हालांकि आप इतने बड़े हो चुके हो कि आप समझ सकते हो, इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ। लेकिन देखिए यहाँ भी डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेजेस लिखा है ना, तो आपको पूरे एक इतना बड़ा सेंटेंस की तरीके से भी आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, आपको पूरा एक क्लॉज मिल सकता है, पूरा एक फ्रेज मिल सकता है इतना बड़ा सा, और वो काम करेगा कैसे, सब्जेक्ट की तरीके से, ठीक है। तो वो फ्रेजेस में आ जाते हैं, समझ गए। तो ये सारे कुछ डिफरेंसेस है, जैसे जैसे आप सेंटेंस में अंदर जाओगे आपको मिलेगा। जब मैं फ्रेज और क्लॉज पढ़ाऊंगा तो आप उसमें समझोगे कि फ्रेज और क्लॉज कैसे सेंटेंस को बिल्ड करते हैं। अब जब आप फ्रेज और क्लॉज यूज़ करना जान जाते हो, बनाना जान जाते हो, उसके बाद से इंग्लिश आपके इशारों पे घूमती है, समझ गए। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें नाउन, प्रोनाउन यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच की इतनी डीप नॉलेज चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की इतनी डीप नॉलेज चाहिए कि हम कोई भी सेंटेंस अपने आप से बना सकें। समझ गए ना बात को। देखिए अब बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट में तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट कौन कौन से जी, कौन कौन से, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तीन होते हैं। तीन कौन कौन से, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो वर्ब के दो हिस्से होते हैं। वर्ब दो टाइप के इसमें मैंने लिखे हैं, होते बहुत टाइप के हैं, लेकिन ये दो ही कैटेगरी में बांटा भी जा सकता है। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को जनरली ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में थोड़ा सा फर्क है। ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब कहलाते हैं जिनको हम मेन वर्ब की तरह से भी यूज कर सकते हैं। हम लोग
ऑक्सिलरी वर्ब को मेन वर्ब की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, और इसीलिए उनको ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे, लेकिन जनरली ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को एक जैसा ही समझा जाता है। ठीक है, इसीलिए आप बहुत जगह ये भी पढ़ सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वो लिंकिंग वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट को एक्शन से रिलेट कराते हैं, जोड़ते हैं, टेंस आइडेंटिफाई करने के काम में आ जाते हैं, उनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उनको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और मेन वर्ब जो होता है वो चीफ एक्शन शो करता है, यानी कोई काम, किसी काम के बारे में बताता है, उस एक्शन को शो करता है, उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। समझ गए ना बात को? इसको हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब को दो कैटेगरीज में बांटा गया, एक ट्रांजिटिव वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है और एक इनट्रांजिटिव वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है। इनट्रांजिटिव वर्ब पे आपका सेंटेंस खत्म हो जाएगा। जैसे आपको अगर एक कोई सेंटेंस दे दिया जाए, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिया गया आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो उसमें क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट रहने की वजह से प्लेइंग जो हो जाएगा वर्ब, वो कौन सा वर्ब हो जाएगा जी? वो ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। अभी देखिए मैं लिखता हूं तो ज़्यादा समझ आएगा। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिएगा, समझिएगा यहाँ पे, यहाँ क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट की तरीके से आ रहा है, यानी ही क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है यानी काम करने वाला, खेलने का काम कौन कर रहा है जी? ही कर रहा है। वॉज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, और प्लेइंग एक्शन है, एक्शन है यानी मेन वर्ब है, एक्शन है यानी मेन वर्ब है। अब खेलने का असर किस पर हो रहा है? क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, इसीलिए क्रिकेट को हम क्या कहेंगे जी? ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रिकेट को ऑब्जेक्ट कहेंगे। वेरी गुड, तो ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर एक्शन का एक ऑब्जेक्ट है, एक्शन का ऑब्जेक्ट है ना, अब वो चाहे डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट है। तो एक्शन का अगर ऑब्जेक्ट हो तो उस वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ठीक है जी, उस वर्ब को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। लेकिन अगर एक्शन ना हो तो उसे हम अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो उस एक्शन को यानी उस मेन वर्ब को हम क्या कहेंगे? इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। चलिए उसका भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे अगर यहां से हम क्रिकेट को गायब कर दें और यहाँ पर कोई और वर्ड लगा दें या ना भी लगाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन और अदर वर्ड लगा देते हैं ताकि समझ में आए थोड़ा। यस्टरडे, ठीक है, हमने यस्टरडे लिख दिया। ये वाला आर बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं, वो ऐसे वाला, तो समझिएगा। तो ही वॉज प्लेइंग यस्टरडे। अब यहाँ प्लेइंग तो मेन एक्शन है, जैसा मेन वर्ब था, मेन वर्ब है। यस्टरडे क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब है क्यों? क्योंकि टाइम को शो करता है, टाइम को शो करता है, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया और ये एडवर्ब हो गया। तो ये एडवर्ब है और ये क्या है? मेन वर्ब है। ऑब्जेक्ट किधर है? ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन होता है जी, और ये तो रहा एडवर्ब। तो जब एडवर्ब है और हमारे पास मेन वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे जी? इनट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। प्लेइंग क्या खेल रहा है? नहीं पता, नहीं पता, तो आपको इनट्रांजिटिव कहा जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? मतलब ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे? जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट उसके साथ सेंटेंस में आए उस वर्ब को क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट सेंटेंस में उसके साथ नहीं आता है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? समझ आया? ठीक है, हालांकि जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ोगे तो मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा वापस से,
लेकिन यहाँ पे समझाना ज़रूरी था ताकि आप समझ सको। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और फ्रेजेस। फ्रेजेस में एडवर्बियल और एडजेक्टिवल फ्रेजेस भी आते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आ सकते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, या अदर पार्ट्स कह सकते हो आप इसे, अदर पार्ट्स भी कह लो तो कोई दिक्कत नहीं। जब भी एक सेंटेंस फॉर्म होता है तो उसमें हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं। अब समझिएगा, ये इसके कितने हो गए, सारे के सारे पार्ट्स हो गए, सेंटेंस के पार्ट्स हो गए, लेकिन किस बेसिस पे? सेंटेंस के पार्ट्स फ्रेज और क्लॉज भी होते हैं, समझ गया? तो हम इसको किस बेसिस पे हमने ये सारे बांटे हैं, इसके नेचर के हिसाब से, नेचर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिस पे हमने इसे पार्ट वाइज किया है, डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट कैटेगरीज में हमने इसे बांटा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे और आप लोग ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट उतार जाइए, पूरा का पूरा फ्लो चार्ट उतार जाइए।